नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मिठारवाल ऑप्शन ई क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे और आज इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देने वाले वैज्ञानिक थे स्टैनले कोहने एवं हर्बर्ट बोयर ने, और यह तकनीक उन्होंने दी थी 1972 में। कब दी थी? 1972 में। तो चलिए शुरू करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट देने वाले वैज्ञानिक थे कंसेप्ट गिवन बाय स्टैनले कोहने एवं हर्बर्ट बोयर। और ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था 1972 में। कब दिया था? 1972 में। जबकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे नाथन्स, अर्बर और स्मिथ, और ये खोज उन्होंने की थी 1970 में। तो जो कंसेप्ट दिया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, वो दिया था स्टैनले कोहने ने और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में। देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में दो अलग अलग सोर्स से प्राप्त डीएनए को डीएनए लाइगेज एंजाइम की उपस्थिति में जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, और जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी कि इसमें दो अलग अलग सोर्स से डीएनए को लिया जाता है और उन दोनों डीएनए को डीएनए लाइगेज एंजाइम की उपस्थिति में जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की प्रोसेस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो देखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए या हाइब्रिड डीएनए कैसे बनाया जाता है। इसकी प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ई कोलाई जो कि एक बैक्टीरियल सेल होती है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल। और एक जो दूसरा सोर्स होता है वो होता है यूकैरियोटिक सेल। कौन सी के सेल? यूकैरियोटिक सेल। ये दो अलग अलग सोर्स हैं, और दो अलग अलग सोर्स से प्राप्त जो डीएनए होता है उसको डीएनए लाइगेज एंजाइम से जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद जो डीएनए बनता है उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की जो प्रोसेस है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो देखिए, ये ई कोलाई है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल होती है, एक है यूकैरियोटिक सेल। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल वे सेल होती हैं जिनमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, यानी कि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी कि इनमें जो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। देखिए, ये कोई ई कोलाई है, जब कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, इस सेल में एक पाया जाता है मैन डीएनए। ये मैन डीएनए है, और इसमें एक पाया जाता है प्लाज्मिड। ये ई कोलाई का मैन डीएनए है, मैन डीएनए। इसमें जो केंद्रक पाया जाता है उसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका दोनों ही एब्सेंट होते हैं, यानी कि जो केंद्रक पाया जाता है वो फाल्स केंद्रक होता है, यानी कि वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए इसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। इसे जीनोफोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोफोर। इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। हिस्टोन प्रोटीन एक क्षारीय प्रोटीन होती है जिसमें लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन नामक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। हिस्टिडीन प्रोटीन जो हिस्टामिन जो प्रोटीन होती है वो
क्रोमोसोम का निर्माण करती है। यानी कि जो क्रोमोसोम का जो संगठन होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन 60% पाई जाती है, और जो 30% जो पाया जाता है वो है डीएनए, और 5% पाया जाता है आरएनए। इसमें केंद्रक झिल्ली जिसे कैरियोथिका बोलते हैं, न्यूक्लियोलस जिसे केंद्रिका बोलते हैं, दोनों ही एब्सेंट होते हैं। इसलिए इस डीएनए को बोलते हैं, इस न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। ये मेन डीएनए होता है, और जो डीएनए इसमें पाया जाता है वो होता है सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बैक्टीरियल सेल में जो मेन क्रोमोसोम होता है उसके अतिरिक्त एक क्रोमोसोमल पार्ट पाया जाता है जिसे बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक वेक्टर के रूप में काम में आता है, यानी कि यह जो डिजायर्ड डीएनए होता है उसे होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करवाने के काम में आता है। वो जो प्लाज्मिड होता है उसके बारे में सबसे पहले लेडरबर्ग ने बताया था। किसने बताया था? लेडरबर्ग ने बताया था। वो जो प्लाज्मिड होता है उसमें ऑटोनोमसली रेप्लिकेट होने का गुण भी पाया जाता है, यानी कि ये प्रतिकृति खुद कर सकता है, यानी कि इसमें ऑटोनोमसली रेप्लिकेट होने का गुण पाया जाता है। लेडरबर्ग ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। इसे एज ए वेक्टर काम में लिया जाता है। वो इसमें जो डीएनए पाया जाता है वो डीएनए भी सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ बैक्टीरिया भी कहलाता है, यानी कि बैक्टीरिया का अतिरिक्त गुणसूत्रीय भाग प्लाज्मिड कहलाता है। इस प्रोकैरियोटिक सेल से प्लाज्मिड को आइसोलेट किया जाता है। किससे आइसोलेट किया जाता है? इस प्रोकैरियोटिक सेल से प्लाज्मिड को आइसोलेट किया जाता है। ये प्लाज्मिड को आइसोलेट किया है। देखिए, अगर किसी बैक्टीरियल सेल से प्लाज्मिड को आइसोलेट करना है तो सबसे पहले बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल का लाइसिस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सेल वॉल का लाइसिस करना पड़ता है। जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है, जिसे तोड़ने के लिए जो एंजाइम काम में आता है उसे बोलते हैं लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम काम में आता है? लाइसोजाइम। अगर किसी प्लांट सेल से डिजायर्ड डीएनए को आइसोलेट करना हो तो प्लांट सेल वॉल को तोड़ना पड़ता है, प्लांट सेल वॉल का लाइसिस करना पड़ता है। और जो प्लांट सेल वॉल होती है वो सेलुलोज या हेमी सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? या तो सेलुलोज की बनी होती है या फिर वो हेमी सेलुलोज की बनी होती है। अगर प्लांट सेल सेलुलोज की बनी है और उसे तोड़ना है तो जो एंजाइम काम में आएगा उसे बोलेंगे सेलुलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? सेलुलेज। अगर प्लांट सेल वॉल हेमी सेलुलोज की बनी है तो उसे तोड़ने के लिए जो एंजाइम काम में आता है उसे बोलते हैं हेमी सेलुलेज। अगर मान लीजिए किसी फंजाई से डिजायर्ड डीएनए को आइसोलेट करना हो तो जो फंजाई की सेल वॉल होती है उसे लाइसिस करना होता है। और जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और काइटिन का लाइसिस करने के लिए काइटिनेज एंजाइम काम में आता है। कौन सा एंजाइम काम में आता है? काइटिनेज। और जो फंजाई होती हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो जो फंजाई होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, यूकैरियोट्स होता है। एक अपवाद है ईस्ट। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई होता है जो कि एस्कोमाइसिटीज वर्ग का सदस्य है। तो इकोलाई से प्लाज्मिड को आइसोलेट किया जाता है। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक डीएनए पाया जाता है। कौन सा डीएनए पाया जाता है? यूकैरियोटिक डीएनए। ये कोई यूकैरियोटिक सेल है और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो डीएनए पाया जाता है उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक डीएनए। सबसे पहले इस डीएनए को आइसोलेट किया जाता है। ये डीएनए है और किसी प्रोकैरियोटिक सेल से प्लाज्मिड को आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेशन करने के बाद उसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा कट लगाए जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा क्या किया जाता है?
कट लगाए जाते हैं। ये प्लाज्मिड था जिसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा काटा जाता है। देखिए दो एंजाइम होते हैं, एक एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो काटने का काम करते हैं, जबकि डीएनए लाइगेज एंजाइम जोड़ने का काम करता है। तो इस साइड में भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा कट लगाए जाते हैं। और कट लगाने के बाद जो डीएनए बनता है वो डीएनए जिसे बोलते हैं डिजायर्ड डीएनए। ये डिजायर्ड डीएनए होता है जिसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा कट लगाया जाता है। इसे डिजायर्ड डीएनए भी बोलते हैं, इसे फॉरेन डीएनए भी बोलते हैं, इसे पैसेंजर डीएनए भी बोलते हैं, इसे एलियन डीएनए भी बोलते हैं। तो ये कट लगाने के बाद जो डीएनए हमें प्राप्त होता है उसे फिर डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ा जाता है। किसके द्वारा जोड़ा जाता है? डीएनए लाइगेज एंजाइम। अब हम इसे डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ते हैं। चलो डीएनए लाइगेज। देखिए डीएनए लाइगेज एंजाइम दो भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए को जोड़ने का काम करता है। तो ये जोड़ने का काम कौन करेगा? डीएनए लाइगेज एंजाइम। और जोड़ने के बाद जो डीएनए बनता है उसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये कौन सा डीएनए बन गया? अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या हाइब्रिड डीएनए। कौन सा डीएनए? हाइब्रिड डीएनए या काइमेरिक डीएनए। काइमेरिक डीएनए। देखिए हाइब्रिड का मतलब होता है मतलब दो अलग अलग सोर्स से प्राप्त डीएनए है उसको जोड़ते हैं तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए या हाइब्रिड डीएनए या काइमेरिक डीएनए कहलाता है। यानी कि हाइब्रिड का मतलब होता है जो संकर होता है उसे बोलते हैं, यानी संकर का मतलब होता है कि दो अलग अलग स्पीसीज से जो प्राप्त डीएनए होता है उसे जोड़ना और उसका हाइब्रिड बनाना, जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कहते हैं। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? किसी होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करवाया जाता है। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अभी इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करवाया जाता है। ये मान लीजिए कोई होस्ट सेल है, अब इस होस्ट सेल में इसे ट्रांसफ़र करवाया जाता है। इसके लिए कैल्शियम +2 की आवश्यकता भी होती है। जब किसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को या हाइब्रिड डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करवाया जाता है तो वह सेल ट्रांसफॉर्म्ड सेल कहलाती है। कौन सी सेल कहलाती है? ट्रांसफॉर्म्ड सेल। इस सेल को बोलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड सेल, यानी कि रूपांतरित कोशिका। और ये जो प्रोसेस कहलाती है उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो रूपांतरित कोशिका है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया जाता है। क्या प्रोवाइड कराया जाता है? न्यूट्रिशन। यानी कि इसे कल्चर मीडिया पे रखा जाता है। कल्चर मीडियम में रखा जाता है। कल्चर मीडियम या ग्रोथ मीडियम। ग्रोथ मीडियम। जब इसे किसी ग्रोथ मीडियम पर रखा जाता है तो इसकी क्लोनिंग करवाई जाती है। यानी कि एक जीन की हूबहू मल्टीपल कॉपीज तैयार करना जीन क्लोनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन क्लोनिंग। अब इसकी क्लोनिंग करवाई जाती है।
इस प्रोसेस को बोलते हैं जीन क्लोनिंग। क्या बोलते हैं? जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग। अब हम स्टेप्स देख लेते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स कौन कौन से हैं। स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी कि डीएनए टेक्नोलॉजी, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, उसके कौन कौन से चरण होते हैं। देखिए, पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए या प्लाज्मिड फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड cut the specific site and cut the specific site by restriction endonuclease। इसका दूसरा स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल and cut the specific site by restriction endonuclease। इसका थर्ड स्टेप होता है जॉइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स with the help of DNA ligase। फोर्थ स्टेप है इसका ट्रांसफर ऑफ rDNA into होस्ट सेल। और जो ट्रांसफ़र ऑफ rDNA इनटू होस्ट सेल, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एंड कल्चर एट ए लार्ज स्केल।
और जो कल्चर करने की प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग। इसका 5वां स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ डिजाइड प्रोटीन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजाइड प्रोटीन। और इसका लास्ट स्टेप है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के 6 स्टेप हैं। पहला स्टेप है किसी प्रोकैरियोटिक सेल से डीएनए को या प्लाज्मिड को आइसोलेट करना और उसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से काटना। ये इसका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल एंड कट द स्पेसिफिक साइट बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। यानी कि किसी यूकैरियोटिक सेल से डिजायर्ड डीएनए को आइसोलेट करना और उसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से काटना। तीसरा इसका स्टेप है जॉइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल से जो डीएनए प्राप्त हुआ था उसे काटने के बाद उसे डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ना। और जो जोड़ने के बाद जो डीएनए बनता है उसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए या हाइब्रिड डीएनए। चौथा स्टेप है ट्रांसफ़र ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन एंड कल्चर एट ए लार्ज स्केल। यानी कि जो आरडीएनए बनता है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, उसे किसी होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करवाया जाता है। तो ट्रांसफ़र करवाने की प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। और जिस सेल में ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ट्रांसफॉर्म्ड सेल एंड कल्चर एट ए लार्ज स्केल। और ट्रांसफ़र करवाने के बाद उसका कल्चर किया जाता है, यानी कि एक बड़े स्तर पर कल्चर किया जाता है, जिसे बोलते हैं जीन क्लोनिंग। क्या बोलते हैं? जीन क्लोनिंग। यानी कि एक जीन की हूबहू मल्टीपल कॉपीज़ तैयार करना जीन क्लोनिंग कहलाता है। उसके बाद में 5वां स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन। यानी कि वांछित जीन का प्रोडक्शन करना और उसका निष्कर्षण करना। और छठा पॉइंट है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि वांछित उत्पाद को किसी संवर्धित पदार्थ से पृथक्करण करने की प्रक्रिया एवं शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाती है। यानी कि जो होस्ट सेल में जो आरडीएनए ट्रांसफ़र करवाया जाता है उससे फिर कल्चर किया जाता है। कल्चर करने के बाद डिजायर्ड जीन का प्रोडक्शन किया जाता है। यानी कि जो डिजायर्ड जीन थी उससे यूकैरियोटिक सेल में उसका प्रोडक्शन किया जाता है और उसका निष्कर्षण किया जाता है। और जो लास्ट स्टेप है वो है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, यानी कि वांछित उत्पाद का संवर्धित पदार्थ से पृथक्करण एवं शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाती है। तो ये जो प्रोसेस थी वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बनाने की प्रोसेस थी। तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कंप्लीट होता है। नमस्कार, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी कल रात 8 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और उस चीज़ को भी खोजिए जो असली होती है, क्योंकि असली चीज़ें हमेशा स्थायी होती हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।